साहित्य भरा पड़ा स्त्री पर। 1800 साल खर्च किए संस्कृत के आलोचकों ने, लेकिन एक भी आलोचक को मालूम नहीं था कि रियल स्त्री कैसी होती है। आधुनिक काल के पहले स्त्री कैसी है हम नहीं जानते। जो लोग ये कहते हैं कि हम दावा रखते हैं कि हम भक्ति आंदोलन में जानते थे, हम भक्ति आंदोलन के पहले वीरगाथा काल में जानते थे, वीरगाथा काल के पहले हम और किसी संस्कृत साहित्य परंपरा में जानते थे, वो गलत कहते हैं। हजारीबाग द्विवेदी ने बहुत सीरियसली एक आलोचना, बहुत एक पंक्ति में आलोचना लिखी कि जो तमाम किस्म का जो रीति साहित्य और श्रृंगार साहित्य उसकी ब्यूटी है कि वहां जो स्त्री है वो कृत्रिम स्त्री है। ये वह स्त्री है जो जीवन में कहीं दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ साहित्य में दिखाई देती है। स्त्री वह नहीं है जो साहित्य में दिखाई देती है, स्त्री वह जो ये सामने बैठी हुई है। और हमने सामने बैठी हुई स्त्री से तो कभी ठीक से बात ही नहीं की। मैं अपना एक छोटा सा अनुभव बताऊंगा। मैं मथुरा शहर से आता हूं और उस मथुरा शहर में एक तरह से वृक्ष बस के बड़ा हुआ हूं। तो एक दिन एक महिला ने कहा कि तुम शादी के लिए मना क्यों कर रहे हो? तो बचपन में शादी हो जाती है। तो मैंने कहा नहीं बड़ा हो जाऊँ शादी करूंगा, थोड़ा सा पढ़ लिख लूँ, नौकरी वोकरी करूँ तो शादी करूँगा, बड़ा हो जाऊँ क्या करूँ? मैंने बड़ा होने तो शादी करूंगा। तो बोले कैसी लड़की शादी करोगे? तो मैंने कहा पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। मतलब मुझे देखो, मेरी जिस व्यक्ति से शादी हुई उससे मैंने 16 साल बात नहीं की। 16 साल गुजार दिए उसने। वो मेरी दादी जैसी औरत थी। उसने कहा कितनी खुशहाल जिंदगी रही मेरी, मैंने कभी बात ही नहीं की। वो अपनी दुनिया में खुश, मैं अपनी दुनिया में खुश, हमारी जिंदगी कटती रही। और तुम अजीब सी बात कर रहे हो कि मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूं जिससे बात करूंगा मैं। ये तो मैं आपको अभी हाल फिलहाल की घटना बता रहा हूं, 50 साल पहले की। मेरी उम्र उस समय मुश्किल से 13 या 14 साल थी। आज से 13 या 14 साल पहले तक स्त्रियां ये मान के चलती थी कि अगर किसी से शादी हो गई है और उससे बात नहीं हो रही है और बरसों गुजर गए बिना बात किए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि हम स्त्री को जानते हैं और हमने स्त्री को सोच समझ के लिखा है, गलत कहते हैं। मैं हजारों विद्यार्थियों के बीच में रहा हूं, हजारों विद्यार्थियों के बीच में मैंने छात्र जीवन गुजारा और उसके बाद में हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया और उसमें ज्यादातर लड़कियां रही। इसके बावजूद मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं कि मैं लड़की को जानता हूं। स्त्री की खूबी है आप इसे जितना जानते हैं उससे ज्यादा इसे अनजाने होते हैं। इसलिए स्त्री के बारे में कोई भी बात दावे के साथ नहीं कही जानी चाहिए। क्यों नहीं कही जानी चाहिए? क्योंकि आपने कभी स्त्री को स्त्री की तरह देखा ही नहीं। अब जब आप मेरे सामने बैठे हुए तो आपकी पहचान क्या है? छात्री की। मेरी पहचान क्या है? एक प्रोफेसर की। अच्छा, कि छात्री की पहचान ठीक है? मैं इस लड़की को एक पर्सन की तरह, एक व्यक्ति की तरह देखता ही नहीं हूं। मैं सारी जिंदगी गुजार देता हूं पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन मैं कभी इसे व्यक्ति की तरह बात ही नहीं करता। मुझे मालूम ही नहीं है लड़की कब रोती है, कब हंसती है, कब खिलखिलाती है और कब गुस्सा होती है। मैंने एक ऐसी स्त्री की कल्पना की है जो सिर्फ आज्ञाकारी होती है। सर, सर, जी, जी, 2 शब्द के अलावा तीसरा शब्द नहीं बोलती और 2 साल एमए करके गुजार देती है। मैं बहुत खुश होता हूं मैंने एक ऐसी लड़की तैयार की जो सिर्फ एमए कर रही, फर्स्ट क्लास के नंबर थे, लेकिन वो कभी मुझसे 5 मिनट उससे खोल के बात नहीं की। मैं तो नहीं जी सकता ऐसे। मैं ऐसे विद्यार्थी को पढ़ा के भी नहीं जी सकता जिसे मैं 2 साल पढ़ाऊं, घंटों बीच में रहूं आपके, और मैं कभी आपसे 10 मिनट खुल के बात न कर सकूं एक व्यक्ति के नाते। स्त्री की पहली लड़ाई और पहली शर्त है, स्त्री के साथ जुड़ने की पहली शर्त है कि आप उसे व्यक्ति की तरह देखें और महसूस करें। हम तो व्यक्ति की तरह देखते ही नहीं हैं उसे, फिक्स है।
वो छात्री है, ये शिक्षिका है, ये पत्नी है, ये बेटी है, ये मां है, ये दादी, सब फिक्स है। स्त्री इन तमाम किसी कैटेगरीज में नहीं मिलती। जितनी भी कैटेगरीज बनाई हुई हैं, जो कि हमारे जेहन में और हमारे व्यवहार में, अगर आप स्त्री को देखना चाहते हैं तो स्त्री आपको वहां नहीं मिलेगी। आप कभी एक बार स्त्री को, किसी भी लड़की को, मैं हंस के कहता हूं बहुत हल्की सी बात है लेकिन सीरियसली, स्त्री की डिसरप्टिव भूमिका होती है। स्त्री जब भी दाखिल होगी, आप एक बार बात करके देख लीजिए। आप अगर स्त्री से एक बार बात करेंगे और उसने सिर्फ इतना कह दिया आई लव यू, आपको 6 महीने तक नींद नहीं आएगी। और अगर उसने ये कह दिया आपसे कि आई हेट यू, तो अब तो तय मानिए पागल खाने जाने की एक ही वाक्य बोला। स्त्री का एक वाक्य आपके पूरे के पूरे ढांचे को हिला के रख सकता है। इसलिए स्त्री का बोलना सामान्य बोलना नहीं होता, हमें उसे गंभीरता से लेना चाहिए। मेरे जितने विद्यार्थी हैं, मैंने सबको पढ़ाया है, सब लोग सबको पढ़ाया मैंने। मेरे सारे विद्यार्थी जानते हैं कि सबसे बात करने का मतलब क्या है। मेरी अपनी जिसे कहें कि समझ ये है कि मेरे लिए ये विद्यार्थी तो है ही, लेकिन ये एक स्त्री भी है। उसके पास अपना एक मन होता है, उसका एक दिल होता है, उसके दुख दर्द भी होते हैं। अच्छा शिक्षक कौन? जो स्त्री को स्त्री की तरह देखे, न कि छात्री की तरह। और ये चीज अर्जित करनी होती है, ये बनी बनाई नहीं है। बनी बनाई तो वही है छात्री और शिक्षक। इस ढांचे को तोड़ने की जरूरत है। हमने बोले एक विषय रखा है यहां बातचीत के लिए कि स्त्रीवाद की परंपराएं और हम। अगर आप ध्यान से देखें तो स्त्रीवाद की कोई एक परंपरा नहीं है। फ्रांस जाइए, जर्मनी जाइए, ब्रिटेन जाइए, अमेरिका जाइए, भारत में जाइए, आप भारत की विभिन्न भाषाओं में जाइए, आपको स्त्रीवाद की अनेक परंपराएं मिलेंगी। क्यों? मार्क्सवाद की एक परंपरा हो सकती है, आधुनिकतावाद की एक परंपरा हो सकती है, उत्तराधुनिकतावाद की एक परंपरा हो सकती है। स्त्रीवाद की क्यों नहीं हो सकती? कोई तो बात है, कोई तो चीज है कि जब स्त्री का प्रश्न आता है तो वहां एक कोई भी नियम, एक कोई भी कानून, एक कोई भी सिद्धांत की लागू नहीं होती। क्यों? इसलिए कि बुनियादी प्रश्न यह है कि आप स्त्री को देखते कहां से हैं। क्या मानते हैं आप स्त्री को? हम लोगों के यहाँ दो पॉपुलर नोशन रहे हैं, पॉपुलर समझ रही है हमारे यहाँ। वो ये कि हम ये मानते रहे हैं कि ये जो स्त्री पुरुष है, दो लिंग हैं, और ये स्त्री पुरुष जो है समाज के दो पहिए और समाज को चलाते हैं, और ये एक दूसरे के पूरक हैं। और इसका आदर्श रूप कौन सा है? अर्धनारीश्वर का। और वर्षों से चला आ रहा है ये सिस्टम, एक दो दिन की बात नहीं है। तो तकरीबन ये मान लिया कि तो हल कर लिया गया। अब आप देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मध्यकाल में आप स्त्री को जानते नहीं थे, तो स्त्री आपके लिए क्या थी? चाहे भक्तिकाल जिनको दोष देते हैं, कहते ना कवि ने बहुत खराब लिखा स्त्री के बारे में, तुलसी ने बहुत खराब लिखा स्त्री के बारे में। अरे भाई, खराब की बात नहीं, सवारी को जानते ही नहीं थे, और जानते होते और फिर खराब लिखते तो समझ में आती है बात। क्योंकि स्त्री के व्यक्तित्व का, स्त्री के अस्तित्व के, जीवन के प्रश्नों का, स्त्री की यथार्थ छवि का आधुनिक काल के पहले उद्घाटन ही नहीं हुआ था। इसलिए आप देखें कि सबसे ज्यादा नेगेटिव इमेज, वो चाहे संस्कृत साहित्य हो, चाहे वो हिंदी का भक्ति काल का साहित्य हो, चाहे ऋतु काल का साहित्य हो, सबसे ज्यादा नेगेटिव इमेज आपको स्त्री की मिलेगी। तो जानते नहीं थे वो कैसी थी। वो तमाम किस्म की कहानियां, तमाम किस्म की कविताएं, जिसमें एक ही चीज घूम फिर के आती थी। स्त्री के बारे में सबसे ज्यादा, सबसे खराब चीज कौन सी थी? कैसी होती है स्त्री? नागिन। और अभी भी आज से 20 साल पहले वो नागिन फिल्म आई जिसमें कि उसने काम किया, आप याद कीजिए,
सबसे ज्यादा हिट किया उस फिल्म में। स्त्री की नेगेटिव इमेज इतने बड़े स्केल पर साहित्य में विकसित हुई और वो सैकड़ों साल रची गई। हम एक स्वायत्त स्त्री की इमेज को तो जानते ही नहीं है, वो तो अभी 200 साल की घटना है। तो पहली समस्या यह है कि स्त्री की इमेज को और सही इमेज को अर्जित कैसे किया जाए। हमारे दिमाग में कौन सी चीज भरी हुई है? हमारे दिमाग में वह भरा हुआ है जो 200 साल पहले निर्मित किया गया था, हमारे जीवन में बिल्कुल रच बस गया है, वो हमारे संस्कार में बस गया है। अच्छा, लड़का लड़की मिलते तो क्या करते हैं? अब लोगों को लगता है लड़का लड़की मिलते हैं और वो एक कमरे में दुर्भाग्य से बैठे हुए हैं तो बस सिर्फ एक ही काम करते हैं और कोई काम नहीं करता है। कहां से आई ये समझ? किसने कहा ये? लेकिन ये चीज है। और पहले तो हालत और भी खराब थी, आज से मोबाइल आने के पहले तक। अगर कोई लड़की छोटे शहरों में अगर किसी लड़के से भूल से बात करती हुई दिख जाए तो उसकी तो कस के पिटाई होती थी। घर पर जब लौटती थी तो उसकी शिकायत होती थी और पिटाई होती थी, और कहीं नाम मिल जाए किसी लड़के का पास में तब तो खैर नहीं उसकी। थैंक गॉड मोबाइल के जमाने में कम से कम आज की स्थिति ये बदतर नहीं है। आज की स्थिति में यह हर लड़की के पास में 10-20 लड़कों के फोन नंबर हैं और लड़कियां बहुत ही दिल खोल के घर में अपने क्लास के जो साथी हैं उनसे बात करती हैं, तो ये अच्छी चीज है। मैं इसमें बाद में आऊंगा। मानी आज मोबाइल के आने के पहले तक स्थिति इतनी बदतर थी कि अगर लड़की के साथ में लड़के का नाम कहीं भूल से आ गया, किसी ने कान में भी कह दिया, तो उस लड़की की खैर नहीं। इतने सवाल होते थे, उसके जवाब देते थे, परेशान हो जाती थी। मैं 2 घटनाएं बता रहा हूं आपको, जिस आप साहित्य के विद्यार्थी लोग समझ सकते हैं। 67 में खेमचंद सुमन नाम के एक लेखक ने तय किया कि वो स्त्रियों का एक संकलन निकालेंगे और उसमें एक एक कविता होगी और एक एक लेखिका का परिचय होगा और उसका फोटोग्राफ। और उन्होंने सारी लेखिकाओं को धीरे धीरे चिट्ठी डालनी शुरू की और कुछ लोगों की फोटो आ गए, कुछ लोगों की कविताएं आ गई। एक महिला थी जो कि जबलपुर रहती थी, उसने कविता भी नहीं भेजी, फोटो भी नहीं भेजा। तो खेमचंद सुमन ने एक आदमी उनके घर भेजा कि आप अपना, अच्छा वो पहले कविताएं लिखती थी, तो कहा आप अपना एक फोटोग्राफ एक कविता कोई चुन के दे दीजिए। तो उस महिला ने कहा न तो मुझे फोटो छपवाना है न मुझे कविता छपवानी है। बोले क्यों? बोले मेरी शादी हो चुकी है और ये सब चीज कविता लिखने से फोटो छपवाने से मेरा पति नाराज होता है, मैं अपने पारिवारिक संबंध को तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम और मेरी कविता छपे। ये 67-68 की घटना बता रहा हूं। 94-95 में जब मैंने तय किया कि मैं स्त्रियों के बारे में लिखूंगा तो मैं जानता नहीं था स्त्रियां कैसे लिखती हैं। मुझे ये तो मालूम है पुरुष कैसे लिखते हैं, लेकिन स्त्रियां कैसे लिखती मैं नहीं जानता। तो मैंने तय किया कि जो स्त्री अच्छी लेखिकाएं हैं मैं उनसे पर्सनली मिलूंगा, उनसे पूछूंगा कि भाई आप कैसे लिखती हैं। मैत्रेयी कुशवाहा नाम की लेखिका का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनका पहला उपन्यास आया था और वो हिट कर गया था और मैंने तय किया कि चलो उनसे ही मिल लेता हूँ। मैंने उनको फोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मैं आपके घर आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा घर मत आना। बोले कि नहीं, हंस के ऑफिस में मुलाकात होगी। समझ में नहीं आया कि हंस के ऑफिस में मुलाकात होगी। मैंने कहा ठीक है, हंस के ऑफिस में मुलाकात होगी। मैं हंस के ऑफिस में गया, मेरा राजेंद्र यादव जी से परिचय था, तो वो अपने घर से खाना वाना बना के लाए। तो हम लोगों ने खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद में मैंने कहा कि अब हम बात करेंगे। तो राजेंद्र यादव ने कहा मैं बीच में बैठूंगा, तुम बात करोगे मैं सुनूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं और मैत्रेयी जी एक ही साथ अलग बैठेंगे और बीच में कोई नहीं होगा। अब ये हजम क्या किसी तरह से हम लोग बैठ गए। मैंने पहला प्रश्न किया, ये बताना बहुत जरूरी है, ये अभी 95-94 की घटना बता रहा हूं मैं। मैंने पूछा कि आपने इतने दिन तक लिखा क्यों नहीं? अचानक इतने देर के बाद आप क्यों लिखा आपने? तो बोले मेरी 3 बेटियां हैं। जब तीनों बेटियों की शादी हो गई और वो विदा हो गई तब मैंने लिखना शुरू किया। और तो मैंने कहा बाधा कहां थी? बोले मेरे पति को ये पसंद ही नहीं कि मैं लिखूं। वो एकदम लाइक ही नहीं करते थे इस बात, और वो तो एकदम पसंद नहीं करते थे कि मैं किसी पुरुष से मिलूं।
तो मैंने सोचा कि जब तक मेरी लड़कियां विदा नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे पति मुझे जीने नहीं देंगे। एक दूसरे लेख का पद्मा सचदेव, उनके घर गया, जो शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े गायक हैं, सिंह बंधु, उनमें से एक सिंह बंधु के साथ उनकी शादी हुई। पद्मा सचदेव को मैं जानता था निजी तौर पर, तो उन्होंने कहा तुम आओ, बहुत अच्छी बात है, इस बहाने हम 2 घंटा 2 घंटा बैठेंगे, क्योंकि बहुत दिन से बैठे नहीं। तो हम एक कमरे में बंद करके अपने बैठ के आराम से मुश्किल 5 मिनट बैठे होंगे एकांत में। उनके पति आधन के बोले कि मैं थोड़ी देर बैठूं। मैं कहा नहीं, ये एक्सक्लूसिवली हमें बैठना है और आप नहीं कुछ करें। बड़े दुखी हुए चले गए। मैंने उनसे पूछा कि कभी आपने सोचा कि आप कैसे लिखती हैं? बोले नहीं, सोचा ही नहीं। अच्छा, लगातार लिखे जा रहे हैं, लगातार लिखे जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद भी उसने कहा कि मेरी बेटी की 1 महीना पहले शादी हुई है, 21 साल की उम्र से। बोले 21 साल तक ये बेटी चिपकी रही और बाप चिपका रहा है इनका। मैं कभी किसी से मिल ही नहीं पाती। और अभी देखना पिता गया है, थोड़ी देर बाद बेटी भी आएगी, क्योंकि आदत है इनकी 24 घंटे मां से चिपके रहने की। मुझे मालूम ही नहीं है कि लड़कियां, स्त्रियां कैसे लिखती हैं, उसकी दुनिया क्या है। आप क्या सोच रहे हैं कि 1936 में या भारतेंदु युग में लड़कियों के लिए लिखना बहुत आसान था, या मीरा के जमाने में लिखना बहुत आसान था? स्त्रियों की परंपरा कैसी होगी ये तो हम जानते ही नहीं है। और इनका एक सबसे अच्छा उदाहरण किताब छोड़ दी, शास्त्र छोड़ दी। मेरा मानना यह है कि जितने भी शास्त्र हैं उसकी परीक्षा व्यवहार में होती है। स्त्री परंपराएं क्या है, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप जरा अपने में से कोई भी लड़की साहस करके बताए उसकी नानी की मां का नाम क्या था। ज्यादा दूर नहीं, अगर आप 2-3 पीढ़ी पहले की अपनी परिवार की स्त्री को जानना चाहेंगे तो आपको नाम का पता नहीं चलेगा। सभी कर लीजिए आपस में, कोई भी लड़की हो तो साहस करके बताए नानी की मां का नाम। और ओके, 2 और जस्ट वेट। नानी की माँ, नॉट नानी। ठीक है, ये 2 लड़कियों ने बताया, बाकी लड़कियों को पता। ये एक वास्तविकता है कि स्त्री के साहित्य की परंपरा तो बाद में बनेगी, पहले मैं जानूं तो सही। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसमें सिर्फ 6 महिलाओं के बारे में लिखा, जिक्र भर है, और लिखा 2 के बारे में थोड़ा थोड़ा। मिश्र बंधु विनोद ने मिश्र बंधुओं ने कई खंडों में जो हिंदी साहित्य इतिहास की सामग्री संकलित थी उसमें सिर्फ 20 लेखिकाओं के बारे में जानकारी थी। स्त्रीवादी साहित्य विमर्श पुस्तक लिखने के पहले मैंने 2 घंटा डॉक्टर नामवर सिंह का लंबा इंटरव्यू लिया, वो अभी मेरे पास सुरक्षित। और सिर्फ मेरी चिंता ये थी कि मुझे, जो मेरे शिक्षक रहे हैं, मैंने परसों पढ़ा है उनसे, और जब भी कोई मुसीबत होती है पढ़ाई लिखाई की तो मैं उनसे मिलता हूं, तो मैंने कहा मुझे सिर्फ नाम बता दीजिए, बाकी मैं खोज लूंगा। हालत यह कि नामवर सिंह, डॉक्टर चंद्रवली सिंह, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, ये 3 बड़े आलोचक, शिव कुमार, 4 बड़े आलोचक, इनके लंबे इंटरव्यू करने के बाद में मैं 20 से ज्यादा लेखकों के नाम नहीं खोज पाया। अगर शीर्ष पर बैठे हुए आलोचकों की अगर स्थिति है, उनको नहीं मालूम, तो हमारी आपकी तो औकात कितनी है। हजारी साहब द्विवेदी जो कि प्रो वीमेन राइटर है, एकदम आलोचक है, प्रो वीमेन आलोचक है, उनकी भी स्थिति है, उनके अभी 5 या 6 से ज्यादा लेखकों का जिक्र नहीं साहित्य के इतिहास में। कभी सोचा आप लोगों ने कि हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या सिर्फ ये 5 या 6 या 10 या 20 लेखिकाएं सिर्फ हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है।
गड़बड़ी कहीं और है। आदत हमारी मतलब अभी भी हमारी आदत गई नहीं है, अगर बेहतर वो चली जाए। अगर कोई लड़की अच्छा काम करती है, अच्छा बोलती है, अच्छा लिखती है सामान्य तौर पर, तो हम उसे इंकरेज नहीं करते, बल्कि ये मान के चलते हैं वो किसी से लिखवा के लाई, ये मानते ही नहीं कि उसने लिखा होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज बैठी हुई लड़कियां तो बेवकूफ हो, आपके साथ वो कोई काम कर ही नहीं सकती। स्त्री के साहित्य पर और स्त्री की परंपरा पर विचार करने के पहले यह बेहद जरूरी है कि आप स्त्री के प्रति निष्ठावान हो, उस पर विश्वास करें। अगर हम स्त्री के बारे में अगर निष्ठावान नहीं है और उस पर संदेह करते हैं तो आप स्त्री के साथ न्याय नहीं कर सकते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीरा के बारे में जो कुछ लिखा, एक शब्द में धो दिया सारा। मीरा के बारे में उनकी राय क्या थी? जहां से हिंदी साहित्य की नींव पड़ी, हिंदी साहित्य की आलोचक हर पंक्ति उनकी रट रट के पढ़ाते हैं हम लोग क्लास में। उन्होंने लिखा कि मीरा की खूबी क्या थी? मीरा बावली थी। अगर मीरा बावली थी, इट्स टू मच। मीरा पागल नहीं थी, बहुत सेंसिबल थी और बहुत समझदार थी। लेकिन हिंदी का जो आलोचक है वो कहां से शुरू कर रहा है? मीरा। एक और चीज, इस माइंड सेट को समझने की जरूरत है। हिंदी की पहली कहानी किसने लिखी? सब लोग जानते हैं, राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला का नाम सारे लोग जानते हैं। बंग महिला के यहां दिन में 10 घंटे 12 घंटे रामचंद्र शुक्ल गुजारा करते थे। उनके पारिवारिक संबंध थे, सबसे अच्छे संबंध थे, वो सबसे करीब सबसे अच्छे ढंग से जानते थे। लेकिन जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने गए और दूसरी चीजें लिखने गए तो राजेंद्र बाला घोष के लिए 3 लाइन नहीं निकली उनके मुंह से। ये कैसा आलोचक है जो ये जानता है कि पहली लेखिका है और ये जानता है कि उसके लेखक का काम क्या है, लेकिन जब साहित्य का इतिहास लिखने गया तो उसके पास में राजेंद्र बाला घोष के लिए 4 पंक्तियां नहीं थी। अब आप यहां से देखिए उस पलट के पीछे, जस्ट पीछे जाइए। मैं बताऊंगा ना परंपरा, आलोचक तो मैं हूं। ये जो खाम ख्याली है, इसने स्त्रियों का बड़ा अहित किया, स्त्री लेखकों का बड़ा अहित किया। एक और घटना जिससे कि इस माइंड सेट को समझने में मदद मिले। हम सब लोग जानते हैं तुलसीदास बहुत अच्छे कवि हैं, सब लोग एक मत हैं, उनसे बढ़िया कोई कवि नहीं हुआ। लेकिन उनकी पत्नी भी तो थी जिसका नाम रत्नावली था, वो भी तो बहुत अच्छा लिखती थी। कभी कोई उसकी रचना क्यों नहीं पढ़ी आपने? कभी मैंने पढ़ाई भी नहीं, मैं रोज क्लास में आता रहा। 700 कविताएं लिखी उस महिला ने, 700 कविताएं, और एक से एक अच्छी ब्रिलियंट कविता लिखी। मजाल है कि हम कभी रत्नावली की चर्चा कर जाएं, मजाल है कि हम तुलसीदास पर पूरी किताब लिखे और रत्नावली पर एक पन्ना भी न लिखे। अगर मुझसे पूछें दृष्टिकोण के लिहाज से रत्नावली तुलसीदास से ज्यादा समझदार और समर्थ थी। तुलसीदास के दृष्टिकोण के बनाने में रत्नावली की बहुत बड़ी भूमिका थी। रत्नावली पहली लेखिकाओं में से जिसने एकल परिवार की अवधारणा पर जोर दिया था अपने लेखन में। तरीका क्या था उसका? बड़ी सिंपल तरीके से, जैसे स्त्रियां लिखती हैं वही सरल सिंपल ढंग से, उसी तरह से उसने उस विषय को चुना जिसे हम लोग करवा चौथ कहते हैं। सारी लड़कियां करती हैं करवा चौथ, उस समय भी करवा चौथ होती। अब आप सोचिए आज से 400 साल पहले करवा चौथ पर कोई महिला कविता लिख रही है, क्यों लिख रही है? क्यों करती है लड़कियां करवा चौथ? एक निष्ठता के लिए करवा चौथ करती है। मेरा पति मेरे प्रति एक निष्ठ रहे और मैं 47 के पहले तक भारतीय समाज में यह परंपरा थी बहु विवाह की। पुरुष को यह अधिकार था, वो एक से अधिक शादियां कर सकता था। आप सोचिए 500 साल पहले एक महिला किस बात पर जोर दे रही है? एक निष्ठता पर जोर दे रही है। और आप तुलसीदास को उठाइए,
तुलसीदास को नहीं। तुलसीदास के रामचरितमानस में दो परिवार हैं। एक परिवार कौन सा है? जो दशरथ का परिवार है, और एक परिवार में जो राम का परिवार है। दशरथ के पास में अनेक पत्नियां हैं, राम के पास में अनेक पत्नी। तुलसीदास की सहानुभूति किसके साथ है? दशरथ के परिवार के साथ सहानुभूति नहीं है। तुलसीदास की सारी सहानुभूति राम के परिवार के साथ है, जो एकल परिवार है। ये है विकसित दृष्टिकोण। आधुनिक समाज के विकास के लिए कौन सा परिवार महत्वपूर्ण है? एकल परिवार महत्वपूर्ण। मजा आ रहा है कि मैं पढ़ा जाऊं पूरी क्लास में। तुलसीदास महान है, तुलसीदास की रचनाएं महान है, लेकिन मैं उस मुद्दे को आने ही नहीं दूंगा जिस मुद्दे से तुलसीदास को मैं ज्यादा आधुनिक बना सकता हूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इसे। ये मेरे लिए चिंता की बात है कि जब मैं साहित्य के विद्यार्थियों के बीच में बात कर रहा हूं, तो मेरे लिए चिंता की बात है कि वे स्त्री लेखिकाएं कहां गायब हो गई, क्यों गायब हो गई? आज स्थिति वो नहीं है। जब मैंने पहली बार पुस्तक मेरी छपी, उसके बाद में लोगों को पता चला, तो मेरे पास जितनी भी सामग्री मैंने इकट्ठी की थी वो मिल मिला के सब छापा, सब छपा। मेरे ख्याल में वो हिंदी साहित्य प्रेस वाली पुस्तक है आपके यहाँ अलमारी में, मैंने देखी है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो विरल घटना है वो ये कि स्त्री गायब है। संस्कृत साहित्य के पूरे 2000 साल के इतिहास में ये विरल घटना है कि स्त्रियां लिखती रही हैं, वो गायब हैं। जब स्त्री की परंपराओं की बात आएगी तो पश्चिम के लोगों के पास में बड़े बड़े थिंकर हैं, वो तत्काल शुरू हो जाते हैं। वो 17वीं 18वीं शताब्दी से उनके लाइन लगा के हर एक के पास, और हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमारे पास कौन सी चीज होनी चाहिए? देखिए, अभी हमारे पास में हालत यह है कि इस्लाम धर्म को अगर आप देखें तो इस्लाम धर्म में कोई स्त्री दृष्टिकोण नहीं है। ईसाईयत के संप्रदाय में देखें तो वहां पर भी कोई स्त्री परंपरा और स्त्री का दृष्टिकोण नहीं है। हिंदू धर्म में एक विशेष बात है जिसको कि सारी दुनिया के लोग अभी नोटिस ले रहे हैं, वो ये कि हिंदू धर्म में जो शक्ति संप्रदाय है, ये स्त्रियों का एकमात्र फिलोसफिकल स्वतंत्र दृष्टिकोण है, जो कि सिर्फ हिंदू धर्म में है। स्त्री तब समझ में आएगी जब स्त्री की फिलोसफी आप जानते हो, स्त्री के दर्शन को जानते हो। स्त्री कैसी होनी चाहिए? कोई लड़की बताए स्त्री को कैसा होना चाहिए? बताइए, कोई बताइए, जस्ट जो मन में बताइए, स्त्री को कैसा होना चाहिए? मृदुभाषी। अरे और ये लड़की ठीक कह रही है, ये लड़की ठीक कह रही है, पहले तो उसे स्त्री होना चाहिए। अभी तो प्रॉब्लम यह है कि स्त्री को ये मालूम ही नहीं कि जैसे पुरुष को पुरुषत्व को अर्जित करना पड़ता है, स्त्री को भी स्त्री को अर्जित करना पड़ता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि वंशानुगत है कि या बायोलॉजिकल है, बस आप स्त्री के तौर पर जन्म ले लिए तो आपके अंदर स्त्री के गुण होंगे ही, आप राक्षसी भी हो सकती है। आधुनिक काल में तो कोई चीज बिना अर्जित किए मिलती ही नहीं है, कोई चीज नहीं मिलती। आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो इसको आपको अचीव करना पड़ेगा, अचीव नहीं कर सकते तो आप बन नहीं सकते। लेकिन आधुनिक काल के आने के साथ में एक नई चीज आ रही है जो कि पहले नहीं थी। गैस कीजिए क्या हो सकती है?
कोई ऐसी एक नई चीज आई जिसने कि आधुनिक काल के पहले के सारे तंत्र को उलट दिया, सारे के सारे सोच को उलट दिया, समाज में बुनियादी परिवर्तनों की एक तरह से झड़ी लगा दी। एक शब्द है सर्च, खोज। पहली बार ऐसा हुआ कि सर्च या खोज का प्रश्न एक सिरे से उठा। मैं सिर्फ स्त्री तक सीमित रखूंगा इसे। कुछ लोगों ने भारत की खोज की, कुछ लोगों ने अपनी मातृभाषा की खोज की, कुछ लोगों ने नेशनलिटी की खोज की, लेकिन कुछ लोगों ने स्त्री की भी खोज की। बिना सर्च के आप स्त्री को न तो पहचान सकते हैं, न समझ सकते हैं और न अर्जित कर सकते हैं। हमारी आदत क्या है? हमारी आदत यह है कि हमारे पास में स्त्री के बारे में कुछ तयशुदा धारणाएं हैं, कुछ स्टीरियोटाइप हैं, कुछ रीतिवादी समझ है। उसमें से ये समझ जो अभी लोगों ने व्यक्त की, उसमें से एक समझ ये भी है कि स्त्री को क्या क्या होना चाहिए। वो लाइन लगी हुई लिस्ट है, पूरी एक लिस्ट है, मेरी लिस्ट है। स्त्री को अगर स्त्री बनना है तो उसकी पहली शर्त है कि स्त्री को सिर्फ स्त्री के संदर्भ से पहचाना जाए, न कि पुरुष के संदर्भ से। स्त्री की परंपरा तब निर्मित होती है जब स्त्री को आप स्त्री के संदर्भ से जाने, और स्त्री के संदर्भ से जानने में ही आपको शक्ति संप्रदाय मदद करता है। मुझे नहीं मालूम कि दुर्गा का पति कौन है और दुर्गा का पिता कौन है। दुर्गा अपने आप में ही, काली अपने आप में ही अपना रेफरेंस है। स्त्री को आधुनिक स्त्री के तौर पर अर्जित करने के लिए, स्त्री चेतना को अर्जित करने के लिए जरूरी है कि स्त्री अपने को पुरुष संदर्भ के बाहर ले जाए और स्त्री के संदर्भ से देखे। हमारी अब तक की जितनी 2000-2500 साल की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, साहित्य की आलोचनाएं, साहित्य का लेखन है, जितनी भी धारणाएं हैं, वे सारी की सारी पुरुष संदर्भ से निर्मित हैं। हमने कभी स्त्री संदर्भ से स्त्री को देखा ही नहीं। अगर आप स्त्री के संदर्भ से स्त्री को देखेंगे तो आपने अब तक जितना पढ़ा है वो सब उलट जाएगा, सारे पैमाने उलट जाएंगे। आप सिर्फ स्त्री को सेंटर में ले आइए। मसलन अगर आप महाभारत पढ़ना चाहते हैं और महाभारत पढ़ाना चाहते हैं तो बजाय इसके राजवंशों की लड़ाई और राजाओं की लड़ाई और कौरव पांडव युद्ध की बजाय आप सिर्फ द्रौपदी को सेंटर में ले आइए और फिर उसके बाद देखिए कहानी कहां चलती है। ठीक वही चीज रामायण के बारे में। रामायण की व्याख्या के क्रम में कौन चीज सेंटर में है? राम और राम का चरित्र। आप इसे जस्ट हटा दीजिए और सीता को सेंटर में ले आइए। नई दृष्टि के लिए जरूरी है कि स्त्री को केंद्र में लाके देखा जाए। साहित्य की जितनी भी नई परंपराएं, समाज की जितनी भी नई परंपराएं आधुनिक काल में स्त्रीवादियों ने विकसित की, उनमें उनका पहला कॉमन इम्फेसिस ये था कि अगर स्त्री को अर्जित करना है तो स्त्री के संदर्भ में उसे देखा जाना चाहिए। अगर स्त्री को अर्जित करना है तो उसके ट्रेडिशन की खोज की जानी चाहिए। मसलन अगर मुझे महादेवी वर्मा को पढ़ाना है, कोर्स में है, तो किसके संदर्भ में पढ़ाया जाना चाहिए? आदत क्या है हमारी? छायावाद के संदर्भ में। किससे तुलना करते हैं हम? प्रसाद से तुलना करेंगे, इंदिरा से तुलना करेंगे। लेकिन हमें मालूम ही नहीं कि महादेवी वर्मा के पहले कौन सी महिला लेखिकाएं हुई हैं जिनके संदर्भ में महादेवी वर्मा की व्याख्या की जाए। तो वो कोर्स से गायब। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं जिससे कि आपको इसकी जटिलता का अंदाजा लगे। साहित्य के इतिहास में भक्ति काल की शुरुआत सारे इतिहासकार एक मत है कि वो कबीर से होती है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। मेरी इनकी राय नहीं है कि कबीर से होती है। कबीर के पहले स्त्री लेखिकाएं हुई हैं जिनकी कविताएं उपलब्ध हैं, और वे लेखिकाएं हैं जिन्होंने की भक्ति काल की शुरुआत की।
जब तक आप साहित्य का इतिहास नहीं जानते थे, स्त्रियों के लेखन को नहीं जानते थे, तब तक तो ठीक है कि आप कबीर से शुरुआत होती। लेकिन जब आपको मालूम है कि कबीर से के पहले स्त्री लिख रही थी, तो वे लिखने वाली स्त्रियों के नाम और उनकी कविताएं खोजी जानी चाहिए। हमने वो काम किया, हमने वो कविताएं भी खोज की, लेकिन हमारी आदत है और जो ट्रेडिशन में बना हुआ है वो इतनी आसानी से आप रिप्लेस नहीं कर सकते उसे। भारतीय युग में नाटकों से शुरुआत होती है, भारतीय युग के नाटकों से। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह कि 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में राजस्थान में स्त्री रंगमंच था, और स्त्री रंगमंच में स्क्रिप्ट, नाटक की स्क्रिप्ट लिखने वाली रानियां, दर्शकों में स्त्रियां, रंगमंच से जितने भी जुड़े हुए लोग थे वे सब की सब स्त्रियां। दर्शकों में सिर्फ एक पुरुष होता था, वो होता था राजा। भारतेंदु के जन्म के पहले स्त्री नाटक लिख रही थी और वे स्क्रिप्ट हैं। संयोग की बात है वो सब राजाओं की लाइब्रेरी में है, वो अभी तक बाहर नहीं है, लेकिन ये एक फैक्ट सामने आ चुका है कि औरतें नाटक लिख रही थी। भारतेंदु के पहले और भक्ति आंदोलन के शुरू होने के बाद तकरीबन 200 लेखिकाएं हैं हिंदी भाषा क्षेत्र में, 200 लेखिकाएं, जिसमें से 80 लेखिकाएं सिर्फ अकेले राजस्थान में। राजस्थान की सिर्फ एक लेखिका का नाम जानते हैं हम, मीरा। अब आप सोचिए कि अगर इन 200 लेखकों का लेखन अगर साहित्य के इतिहास में शामिल कर दिया जाए तो साहित्य के इतिहास की पूरी प्रकृति एकदम बदल जाएगी। जो मैंने शुरू में बात कही कि स्त्री पर बात करने के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, जो ही आप स्त्री को दाखिल करते हैं वो डिस्टर्ब करती है। पूरा जो कुछ बना बनाया ढांचा है, साचा है, उसे एकदम तहस नहस कर देती है। फेमिनिस्ट टर्मिनोलॉजी में क्या है, उसकी सबवर्सिव भूमिका होती है। स्त्री जब भी दाखिल होती है तो वो सबवर्सिव भूमिका अदा करती है। और ये जब स्त्री का साहित्य, पहली समस्या क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या स्त्री साहित्य शामिल किया जाए कि न किया जाए, या अलग से कोई स्त्री साहित्य का इतिहास लिखा जाए। अगर आप अलग से लिख सकते हैं तो लिख के देखिए, नहीं तो सबसे इजी तरीका यह है कि स्त्री साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में शामिल किया जाए और साहित्य के इतिहास को स्त्री की नजर से देखा जाए। ये काम अभी होना बाकी है, लेकिन होगा, ये भी तय होगा, क्योंकि लोग लिख रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, तरह से रिसर्च कर रहे हैं, नए विद्यार्थी नए नए लोगों को खोज रहे हैं। इस बीच में मतलब मेरी पुस्तक के आने के बाद में दसियों लोगों ने नए लेखकों पर, नई औरतों पर जिनके बारे में कोई नाम नहीं जाता था, उन पर अच्छी रिसर्च की और अच्छी चीजें पब्लिश की। चीजें बढ़ रही हैं आगे। एक अन्य चीज वो ये कि अभी की दौर में स्त्री क्या कर रही है? अगर आज के स्टेज में पूछा जाए कि औरत क्या कर रही है, तो आपको ये जवाब खोजना बहुत मुश्किल पड़ेगा। अगर मुझसे पूछे तो मैं सीधे कहूंगा स्त्री की सबसे बड़ी लड़ाई और रोटी के लिए लड़ाई लड़ रही है। बहुत बुरा हाल है। आप उठा के देखिए, अपने घर में काम करने वाली जो औरतें आती हैं उनकी कहानियां सुनिए और आप देखिए कि घर में क्या हो रहा है। हजारों लाखों करोड़ों औरतें अभी डे टू डे रोटी की लड़ाई में लगी हुई। कल्पना के बाहर है हमारी, वो मतलब लैंडलेस लेबर से लेके और झोपड़पट्टी में रहने वाली जो काम कर रही है वो लड़की, जो कि मिडिल क्लास के घरों में काम करती है, वहां से लेके होटलों में काम करने वाली लड़कियों से लेके एक बड़ा अगर दायरा देखें, आपकी भूल जाइए कुछ देर के लिए मिडिल क्लास की लड़कियां यहाँ बैठी हैं जो खाते पीते परिवारों से आई। ये नमूना नहीं है, ये आईना नहीं है समाज का। वे लोग भी आईना नहीं है समाज का जो कि अच्छी नौकरी कर रही हैं और बड़ी पोस्ट होल्ड किए हुए हैं। वो वहां बड़ी पोस्ट की क्या स्थिति है, मैं उसकी चर्चा थोड़ी देर बात करूंगा। मेरी नजर उन औरतों पर है जिनकी संख्या करीब 30 करोड़ से ऊपर है।
जो रोज कुआं खोद रही है, रोज पानी पी रही है, रोज रोटी कमा रही है और रोज उसकी लड़ाई लड़ रही है, और इनके ये लड़ाई जेन्युइन लड़ाई है और सही लड़ाई है। बहुत विकास हुआ है हमारे यहां, हर क्षेत्र में स्त्रियां आगे आई हैं, शिक्षित स्त्रियां आगे आई हैं। उसका एक नमूना बता रहा हूं किस तरह का विकास हुआ है। आज से करीब 3 या 4 साल पहले सेबी ने, जो कि तमाम किस्म के बिजनेस को रेगुलेट करने वाली संस्था है, सेबी ने आदेश दिया कंपनियों को कि आप अपनी कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें, और उसने परसेंटेज तय कर दिया। अब हालत ये थी कि कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए स्त्रियां मिलना मुश्किल हो गई। एक एक कंपनी लड़कियां खोज रही, लड़की मिल नहीं रही है, तो अब एक एक औरत जो है 10-10, 15-15, 20 कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर हो गई। डॉक्टरों की सेबी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। जो शिक्षित समाज है, जो हाईली क्वालिफाइड समाज है, जो इंडस्ट्रीज है जहां कहा जा रहा है कि वहां स्त्रियां सबसे ज्यादा तरक्की कर रही हैं, अभी तक तो स्टेज है कि कंपनियों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने के लिए हमारे पास कोई स्त्रियां नहीं है। 70 साल के डेवलपमेंट के बाद स्थिति है, और ये तो उन औरतों की स्थिति है जो खाते पीते परिवारों से आती है। नीचे क्या स्थिति है? पिछले नोटबंदी के बाद से तो और भी तबाही मची हुई है। जो थोड़ा बहुत काम था, जो लैंड ट्रस्ट के पास काम था, दूसरे के पास काम था, वो सारा काम बंद पड़ा हुआ है, एकदम बिल्कुल भुखमरी पहले। दूसरी दिक्कत यह आई कि दूसरी लड़ाई कौन सी है लड़कियों की? एक है रोटी की और दूसरी लड़ाई है पैट्रियार्की के साथ, पितृसत्ता के साथ। हर लड़की प्रतिदिन प्रतिक्षण पुंजवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ती नजर आती है। रास्ता चलते समय कैसे लोग घूमते हैं, क्लास में जाते समय कैसी परेशानी होती है, क्लास के बाहर कैसी परेशानी होती है, घर में कैसी परेशानी होती है, हम सब जानते हैं। एक तरफ स्त्री के लिए लड़ाई है कि वो किसी तरह अपनी आजीविका बचाए और अर्जित करे, और दूसरी तरफ उसके पास में आइडियोलॉजिकल प्रेशर है पुंजवाद का, इतना तेज प्रेशर है, हर स्तर पर पुंजवाद का दबाव है उसके ऊपर। इसके बावजूद एक खतरनाक चीज पैदा हुई है। 2 साल पहले घटना बता रहा हूं आपको। मैं मुजफ्फरपुर गया, तो पटना में मेरे एक दोस्त जो पहले मेरे साथ जेएनयू में पढ़ते थे, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर, वो लेने आए स्टेशन। सुबह अपने घर ले गए, तो उनकी पत्नी चाय लेके आई। चाय जब लेके आई वो, तो मैंने चाय मैंने पूछा, भाभी जी कैसी? पहली बार परिचय हो रहा है मेरा, क्योंकि जब वो लड़का पढ़ता था तो शादी वादी नहीं हुई थी। इस बीच में 35 साल में शादी हो चुकी, लड़के हो चुके, बड़ा हो चुके। वो मेरा तलाक से बोली कि भाई साहब एक बात बताइए, ये कन्हैया कुमार क्या अच्छा कर रहा है? कन्हैया कुमार बीच में कहां से आ गया अचानक? एक हाउस वाइफ। तो मैंने कहा भाभी जी कन्हैया कुमार को छोड़िए आप, मैं आपसे अपनी बातें कर लूँ, आपकी बातें कर लूँ। नहीं, ये कन्हैया कुमार ठीक नहीं कर रहा है। अब वो एसर्ट की, तो उसने पति से पूछा कि आप भी क्यों आया है? तो उसने कहा कि आए मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, वहां कन्हैया कुमार के पक्ष में रैली करने जा रहे हैं, भाषण देने। और वो बिल्कुल एकदम जली भुनी बैठी हुई थी कि एक ऐसे व्यक्ति को मैं चाय पिलाने जा रही हूँ जिसको कि वो पसंद नहीं करती, कन्हैया कुमार के पक्ष में चाय करने। वो उलझ गई सुबह। एक और मेरे दोस्त, बहुत अच्छे जिगरी दोस्त, ये मैं आपको सिर्फ नमूने बता रहा हूं मैं, जिन्हें मैं बचपन से जानता था। जब ये जेएनयू वाला एपिसोड घटा तो मैं उनके घर गया, सेम चीज वहां। भाभी जी आई, कन्हैया कुमार ठीक नहीं कर रहा। मैंने कहा यार ये अखबार नहीं पढ़ते, ये कहां से ये चीज आ रही है तुम्हारा? नया जो ट्रेंड है वो नया ट्रेंड यह है, ये जो घर में बैठी औरत जो डिपॉलिटिसाइज थी, जो राजनीति में कभी दिलचस्पी नहीं लेती थी, आज वो स्थिति है कि वो एकदम सीधे कॉमनल लोकेशन के साथ खड़ी हुई है। रास्ता चलती औरत जो कभी अखबार नहीं पढ़ती, कभी ठीक से न्यूज़पेपर के अलावा कोई चीज देखती नहीं है, टीवी पर सिर्फ सीरियल देखती है, लेकिन उसके जेल में भरा हुआ क्या है? जेल के लोग बहुत बुरे लोग, घटिया लोग होते हैं।
देशद्रोही होते हैं। आप कल्पना कीजिए कि जेएनयू की क्या इमेज थी, और अब एक साधारण लेमैन औरत, अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि जेएनयू अच्छा है? नई जो चुनौती है वो ये कि एक तरफ वो रोटी रोजी की लड़ाई है औरत के सामने, दूसरी तरफ उसके सामने पितृसत्ता की लड़ाई है, और तीसरी तरफ उसकी मुश्किल यह है कि वह सांप्रदायिक विचारधारा से घेर दी गई है। कोई ऑप्शन नहीं। मैं रांची यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू लेने गया, तो वहां पर प्रो वाइस चांसलर एक महिला थी, वो बोली कि जानते हैं, मैं वैसी बात कर रहा था तो मैंने पूछा, तो बोले कि मेरे जो पति हैं और भड़की हुई थी। मैंने क्या हुआ? अरे वो कुछ नहीं, बैठे बैठे दिन भर वीडियो देखते रहते हैं, मोदी का भाषण सुनते रहते हैं और झगड़ा करते रहते हैं मेरे साथ में। किस बात से डिस्टर्ब है वो? विदाउट एनी रीजन उसके घर में जो पीस था वो पीस डिस्टर्ब हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ सांप्रदायिकता। उसके जो सांप्रदायिक विचारधारा के जो लेयर है, वो लेयर आज सबसे ज्यादा जिसको प्रभावित कर रहे हैं वो स्त्रियां हैं। अब जान लीजिए, हमें से अधिकतर लड़कियां हैं जो यहां बैठी हुई हैं, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं उनका सबसे फेवरेट नेता कौन है? विदाउट एनी रीजन फेवरेट नेता एक ही है, मोदी। फोर्थ जो चीज जो कि अभी जेहन में है और जिसने कि बहुत भयानक रूप से प्रभावित किया है, वो ये कि सारे लोग बड़े खुश हैं, देश तरक्की कर रहा है। अच्छा पूछो क्या तरक्की कर रहा है तो बता नहीं पाते। तरक्की क्या कर रहा है तो बोलेंगे कुछ तो बताओ, तो नहीं देश तरक्की कर रहा है। अच्छा जो ही आप थोड़ा सा पिन पॉइंट कीजिए कि नहीं देश तरक्की नहीं कर रहा है, तो वो झगड़े पर आमादा हो जाते हैं। और आप यूनिवर्सिटी में ये तो अभी आप कह दिए थे बंगाल में, ये सेमिनार अगर दिल्ली में होती तो मैं तो कफन बांध के जाता तो सही, कफन बांध के जाता। और ये व्यक्ति जो हेड है, ये व्यक्ति तय था इस सेमिनार के बाद सस्पेंड होगा। सवाल ही नहीं है, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सर्कुलर है, सवाल ही नहीं है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को मत बुलाओ जो व्यक्ति जो है किसी भी तरह सांप्रदायिकता के खिलाफ हो। आप बहुत भाग्यशाली है बंगाल में, और वो भी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में। आपको उस दहशत का अंदाजा नहीं है। पिछले दिनों एक शिक्षक मिला मुझे सत्यवती कॉलेज का बुक फेयर में। मैंने ऐसे पूछा कि भाई क्या हाल है तुम्हारा? बोले कुछ मत पूछिए जगदीश्वर जी, वो जो आप लिखते थे तो सच लगने लगा है, पहले तो झूठ लगता था कि आप कैसे विचारते थे, सच लगने लगा है। लेकिन क्यों? बोले कि 2002 में मैंने कोई आर्टिकल लिखा था, उस पर मुझे सर्कुलर वो नोटिस आ चुका है। वाइस चांसलर 2002 में कोई आर्टिकल लिखा था उसने दलित प्रसंग को लेकर, इसमें ब्राह्मणवाद की गाली दी गई थी, उसको लेकर उसे नोटिस दिया जा चुका है कि तुमने ये आर्टिकल क्यों लिखा। अब बोले कि मेरा सस्पेंशन कभी हो सकता है। लड़कियों की क्या स्थिति होगी? पुरुषों का जब यह हाल है तो इस दबाव में और इस आतंक में लड़कियों की क्या हालत होगी? लड़कियां तो बोल नहीं पाएंगी। वो थैंक गॉड वो जेएनयू में थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, बाहर तो बोल ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। जो लड़की बोली, पता चल गया कि ये बोली, वो था ना, क्या नाम था उसका, मेहर सिंह, एक लड़की थी रामजस कॉलेज में, मेहर सिंह, जिसने दुस्साहस किया बोलने का। उसके पीछे पूरे साइबर ट्रोल